सो गाइज वेलकम यूजीसी नेट कॉमर्स का पेपर जो कि 18 जून 2024 को हुआ, उसकी आंसर की तैयार है। तो मेरे साथ मीता मैडम हैं, अभिनव सर भी हैं और हमारी टीम ने मिल के इस आंसर की को तैयार किया है और जिसका सबको इंतजार था, द मोस्ट ट्रस्टेड आंसर की। फिर भी अगर कोई आपको लगे कि कोई ऐसा आंसर है जिससे आप डिसएग्री करते हो या कुछ आपको लगता है कि ये आंसर ए की बजाय सी होना चाहिए, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसको चेक करके उसका जवाब दे देंगे। और अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो उससे करेक्ट भी हम लोग कर लेंगे। सो एज विद दैट नोट फ्रॉम ह्यूमन पैरामीटर्स शुरू करते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। यूजीसी नेट कॉमर्स का पेपर जो कि हुआ है कब, 18 जून 2024 को। पहले सवाल से शुरू करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना था। सो गाइस, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालते हैं? DOL इज इक्वल टू EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई EBIT। काफ़ी आसान सवाल। इसमें PBT का कुछ काम नहीं था, फिर भी इन लोगों ने दिया हुआ है, तो मतलब 1120 प्लस 700 डिवाइड बाई 1120। अगर आप इसको करते तो आपका आंसर आता 1.625 एंड डी वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स हम लोगों को बताने कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। 4 में काफ़ी बार ये सवाल आता ही रहता है। आई थिंक आज तक यूजीसी नेट में पिछले 15 साल में कम से कम 10 बार तो आ चुका होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। Which of the following assumption is of net income approach of capital structure? सो गाइस, नेट इनकम अप्रोच क्या होता है? अगर आप नेट इनकम अप्रोच को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो लिवरेज है उसको मैं डेट इक्विटी रेशो को अगर मैं एक्स एक्सिस पे लिखता हूँ, ठीक है, एंड देन इफ़ आई ट्राई टू मेजर माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द वाई एक्सिस, सो गाइस जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो मेरा सेम रहता है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी सेम रहता है, लेकिन WACC मेरा गिरता रहता है एज आई कीप गेटिंग मोर डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा डेट लोगे उतना ही कंपनी के लिए अच्छा है, उतना ही कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा। दिस इज नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो जिसमें स्टेटमेंट है कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको दिख भी रहा है, वो लाइन उसके नीचे है, देयर इज नो टैक्स, ये भी ठीक है। द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर विल नॉट चेंज यूज ऑफ डेट, और इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी का लाइन नीचे नहीं आता इवन दो ज़्यादा डेट हो गया है। सो ABC आर द करेक्ट अजम्पशंस। डी और ई करेक्ट नहीं है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, विच इज AB एंड C। इन विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल रिस्क शुड बी प्रेजेंट? सो गाइज ये किस में होना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस में, विच इज आवर ऑप्शन A। थर्ड जनरेशन बैलेंस कार्ड में कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए? सो दीज कंपोनेंट्स आर गिवन इन द ऑप्शन B, विच आर A, B, C एंड D। सो डेस्टिनेशन स्टेटमेंट, स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजिक लिंकेज मॉडल और मेजर्स एंड इनिशिएटिव, तीनों ही पार्ट होते हैं थर्ड जनरेशन बैलेंस स्कोर कार्ड के। एंड देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन व्हाट? ऑप्शन B, A, B, C, D। सो गाइज, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दिया था? ये तो सबको आना ही चाहिए गाइज, एडम स्मिथ ने दिया था। काफ़ी आसान सवाल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर गैट केम इनटू बीइंग? सो गाइज, गैट कब आया था? 1947 में। सो इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं मीता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं क्या आंसर है इसका। सो अकाउंट्स का क्वेश्चन है ये। इसमें लिस्ट 1 में बेसिकली हमारे को एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दी हुई है और वी हैव टू असर्टेन कि उनका नेचर क्या है, करंट लाइबिलिटीज हैं या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में फॉल करेगा या करंट एसेट में फॉल करेगा। तो बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हमें कुछ भी नहीं पता इसमें, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आपकी करंट लाइबिलिटी है। सो B गोज विद योर 1 और C और D अगर आप ऑप्शन देखें तो इसमें इन दो में फॉल कर रहा है। तो आगे देखते हैं हम। स्टोर्स एंड स्पेयर जो है वो करंट एसेट इन्वेंट्री का पार्ट है, ठीक है। सो D गोज विद योर 3, ठीक है। तो D गोज विद योर 3 जो है वो D ऑप्शन में है एंड अकॉर्डिंगली आप बाकी भी मैचअप कर सकते हो। ट्रेडमार्क गोज विद योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर करंट एसेट्स अदर देन करंट एसेट्स। तो ऑप्शन D इसका आंसर है, ठीक है।
ओके, अगेन IND-AS से क्वेश्चन है, सिंपल मैचिंग सा, मैचिंग के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसमें भी कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है. AS1 जो है दैट रिलेट्स टू योर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये 1 है, राइट. और बी जो है वो रिलेट करता है आपका, यानी कि IND-AS2 जो है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, ठीक है. सो दिस इज योर AS2 एंड 16 जो है दिस गोज विद योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड लास्ट जो 18 है वो है आपका दिस वन, सॉरी, दिस इज योर 16 एंड दिस इज योर 18, राइट. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है. Under Section 44AB of the Income Tax Act, audit is compulsory if a person is carrying on business whose gross turnover exceeds. तो ये भी बहुत सिंपल सा इनकम टैक्स का 44AB का क्वेश्चन है. तो इसकी लिमिट क्या है, ऑडिट कब कंपल्सरी होती है, जब 1 करोड़ से ग्रॉस टर्नओवर एक्सीड करता है. तो बी इसका आंसर रहेगा. ओके, सो गाइस आगे बढ़ते हैं. मैंने देखते हैं इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल, हमें इनका डेफिनेशन दिया है. सो गाइज अगर देखो ना, इस बार सवाल पिछले बार के मुकाबले में काफ़ी रिलेटिवली सवाल काफ़ी आसान आए हैं. तो इस बार कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाएगा पिछली बार से. विल डू अ सेपरेट वीडियो कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. उसमें पूरा हम धीरे धीरे और नेक्स्ट कपल ऑफ डेज कुछ चीज़ें हम उसमें डालते रहेंगे. सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑफ ह्यूमन पैराइटस. उसमें कट ऑफ के बारे में भी हम एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ कितना हो सकता है. सो गाइज अब इसमें से अगर आपको एक दो चीज़ें भी आती उससे भी आप अपना सवाल कर सकते थे. जैसे डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल अगर करें तो डिमांड शेड्यूल एक पर्सन का है और मार्केट डिमांड शेड्यूल किसका है कि टोटल क्वांटिटी जो सारे कस्टमर को वो करेगा. इसका मतलब मैं इससे ये तो अंदाज़ा सीधा लगा ही सकता था कि सी जाएगा मेरा 2 के साथ और मेरा डी जाएगा 1 के साथ. सो सी 2 के साथ और डी जाएगा मेरा 1 के साथ. और अगर आप इतना भी फिगर आउट कर लेते, इसका मतलब इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं भी पता, तो इससे भी अपना सवाल हो जाता. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. एंड ऑफ कोर्स लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इनकम सब्स्टिट्यूट इफेक्ट तो पता होना चाहिए. सो किसने कहा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल टू ऑफन degenerates into dishonest rituals. Very nice. So guys, this thing has been said by Armstrong and Mortis. Correct answer is option B. आगे बढ़ते हैं. What is not included in demand and quantity demanded? Correct answer is option 2. और option 2 में दिक्कत क्या है कि जो एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमर है ना, इसकी जगह होना चाहिए था इनकम ऑफ कंज्यूमर. ये वाला मिस्टेक है एंड देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर. सो गाइस 4 तरह के लीज है और ये वाला सवाल भी ना काफ़ी बार रिपीट हो चुका है. पहले अगर आप पुराने पेपर अच्छे से करोगे कि चारों जो लीज का डेफिनेशन क्या है, 64, इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. 65 करेक्ट आंसर इज, बाय द वे ये भी काफ़ी थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आराम से हो जाना चाहिए था. इसमें सिर्फ इतना ही करना काफ़ी था. ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज एग्रीगेट ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस, ये किसको बोलते हैं, ये हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को. मतलब सी जाएगा 4 के साथ और सी 4 के साथ एक ही ऑप्शन में गया है, तो सीधा हमारा पता चलता है कि हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है. सो 65 का 3 इज़ द आंसर या सी इज़ द आंसर. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन से होते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी वाले बताने हैं गाइस. तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन सा है इसमें, इसमें सिंपल रैंडम है, उसके बाद अपना है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्लस्टर्ड भी है और फिर स्ट्रेटिफाइड भी है. ये तीनों मेरे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. जो बाकी दोनों बचे कोटा और स्नोबॉल, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. तो ए, बी और डी हमें किस में दिया है, 3 में दिया हुआ है. देयरफॉर सी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 66. In financial enterprise, dividend paid are showing which type. So dividend is which type of activity? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए डिविडेंड पेड जो होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की कैटेगरी में फॉल करेगा.
तो यहाँ पे अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट अटेम्प्ट में भी आई थिंक दिसंबर या जून के अटेम्प्ट में ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। सो हमारे को तीन चीज़ें दी हुई हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट रेशो दिया हुआ है, ठीक है, 2.5:1, और लिक्विड रेशो दिया हुआ है हमारे पास 1.5:1, राइट। और वर्किंग कैपिटल दे रखी है हमें 6 lakhs, यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज का डिफरेंस दिया हुआ है 6 lakhs। तो हम जब इन तीनों से वैल्यूज निकालेंगे और इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास सबसे पहले यूज कर लेते हैं, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 6 लाख प्लस करंट लाइबिलिटीज, राइट, ठीक है। और करंट रेशो हमारे को क्या गिवन है, 2.5, राइट। तो 2.5 इज इक्वल टू करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो यहां से करंट एसेट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन से, ठीक है। तो 6 लाख अपॉन करंट लाइबिलिटीज अपॉन करंट लाइबिलिटीज आएगा। तो करंट लाइबिलिटीज की यहां से जो वैल्यूज निकल के आएगी वो आएगी 4 लाख, ठीक है। और जब 4 लाख वैल्यू आ जाएगी करंट लाइबिलिटीज की, तो अकॉर्डिंगली करंट एसेट्स की वैल्यूज आ जाएगी इसमें हमारे पास यहां से 10 लाख, है ना, ठीक है। तो करंट एसेट्स की वैल्यू भी आ गई, करंट लाइबिलिटीज की भी आ गई। अब लिक्विड रेशो क्या होता है हमारा, दैट इज योर लिक्विड रेशो होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। हमें इन्वेंट्री की वैल्यू ही निकालनी है, तो यहाँ पे यूजेज हो जाएगा और यहाँ से इन्वेंट्री की वैल्यू निकल आएगी, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और विच इज इक्वल टू 1.5, क्योंकि हमारा लिक्विड रेशो दिया हुआ है 1.5, ठीक है। तो इससे हमारी ये इन्वेंट्री की वैल्यू निकल आएगी 4 लाख, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली सी इसका आंसर होना चाहिए। ओके, which one of the following is rate of TDS on payment to contractor if the recipient is an individual? तो इसका आंसर है your that is हाँ 1%, ठीक है। तो 1% होता है जब इंडिविजुअल रेसिपिएंट होता है, तो ठीक है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, सीधे इंस्टीट्यूशन और उसके ईयर ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है। तो 70 क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन ए, विच इज़ ए का 4, यानी कि जो IFCI है वो 1948 में आया, बी का 1 हो गया। IDBI जो है वो आपका 2006 में आया। उसके बाद ICICI जो है ये है आपका सी का 3, यानी कि 1955। और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जो है वो है आपका डी का 1, यानी 2006, ठीक है। तो ये हो गया इसका ए। ओके, बहुत ही सिंपल सा देखो, क्वेश्चन में ही आपको हिंट भी दिया हुआ है कि किस तरह की पार्टनरशिप की बात हो रही है। इफ अ पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन अ बिजनेस विदाउट स्पेसिफाइंग एनी पीरियड ऑफ टाइम एंड कंटिन्यूज टू एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स आर विलिंग टू कैरी, तो वो होगी पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। सो गाइस, गेट के 47 में एक और सवाल आएगी कब से इसमें पूछें कि क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं। सो गाइस, जो ABCD डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेक्शन थ्रू टैरिफ ओनली, और उसके बाद अपना है स्टेबल ग्रोथ और कंसल्टेशन। सो ये चारों गेट के प्रिंसिपल्स हैं। अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दिखता भी है गाइज, आई मीन गेट ऐसा काम क्यों करेगा कि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ करेगा। तो ये सवाल तो सबका ठीक होना चाहिए था। B ABCD इज द करेक्ट आंसर। सो दिस अ डेफिनेशन। अब कई बार नहीं, ये वाली डेफिनेशन में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन या हो जाता आंसर, ऐसी बात नहीं है। पर यूजुअली बड़ी साइड करते हैं कि या एंटी वाले किसी किताब में से डेफिनेशन उठा के चिपका देते हैं। तो ये भी किताब में से डेफिनेशन चिपकाया हुआ है, और उस किताब के हिसाब से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। जो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर शोन, मीता मैम से रिक्वेस्ट है कि बताएंगे। हाँ, तो कैश फ्लो से क्वेश्चन है और हम फाइनेंस कंपनीज से रिलेटेड क्वेश्चन। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बतानी है फॉर
फाइनेंस कंपनीज। तो इसका आंसर है ए, सी और ई, यानी कि कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिवेंचर्स परचेज और परचेज ऑफ पेटेंट। तो दीज आर कंसिडर्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फॉर फाइनेंस कंपनीज। तो ऑप्शन रहेगी बी। सो गाइस अगेन कि चेन बैंकिंग का डेफिनेशन है जहां 2 और मोर बैंकिंग कंपनीज आर कंट्रोल्ड बाय 1 और 2 इंडिविजुअल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन व्हाट? ऑप्शन ए। ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। इन पांचों, अब ये जो है ना सवाल, ये काफ़ी थोड़ा सा ये थोड़ा सा पहले बात तो इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। ठीक है, पर ये थोड़ा ना जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, थोड़ा इसमें अननेसेसरी कन्फ्यूजन है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, तो अब इसमें कन्फ्यूजन क्या है कि मैं पहले मतलब दिस इज द बेस्ट आंसर फ्रॉम गिवन ऑल द ऑप्शंस, फिर भी इस आंसर में भी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं पहले बी लेता हूँ फिर ए लेता हूँ, मतलब पहले मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करूँगा, फिर मैं इंडिविजुअल एक्टिविटी की बात करूँगा, ये अपने आप में ही उल्टा है। आइडियली तो एक्टिविटी होना चाहिए पहले। तो बाय द वे, अगर आप किसी बुक में देखोगे ना तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप में जो अपना पहले मतलब जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल रिवार्ड, ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, इस तरह 4 चीज़ें होती हैं, उनको मिला के बनता है। तो कुल मिला के समरी क्या है कि इस वाले सवाल का द बेस्ट आंसर, आई एम नॉट सेइंग करेक्ट, आई एम सेइंग द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बट दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली पुअरली फ्रेम्ड। आगे बढ़ते हैं। सबस्टेंटिव डॉक्यूमेंट जो फॉरेन ट्रेड में यूज होता है। सो गाइज फॉर दिस अकॉर्डिंग टू अस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। सो गाइज मतलब सबस्टेंटिव डॉक्यूमेंट होते कौन से हैं कि जो मैंडेटरी हैं फॉरेन ट्रेड में, जो यूज होंगे ही होंगे। तो अब उनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, कमर्शियल इनवाइस है, बिल ऑफ लेडिंग है, या एयरवे बिल है, या फिर मैरीन इंश्योरेंस है। ये सब वाले डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि पक्का आपके पास, मतलब दे विल बी इन एनी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन और एनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, तो ये दोनों होंगे ही होंगे। अब मैंने इनमें नाम ले दिया है 2 ऐसे शब्दों का जो दोनों ऑप्शंस हैं। कमर्शियल इनवाइस का नाम भी लिया मैंने और बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम भी लिया है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू अस द बेस्ट आंसर, अगर हम इसमें बात करें, द बेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, the minimum capital prescribed by RBI for starting a new business is the answer for this one is, and let me this is the question number 78, right? Yeah, give me a second guys, I'm just looking at my notes. So 78, yeah, so minimum capital prescribed by RBI is 200 crores. ठीक है, अब ना कहीं कहीं बुक्स में आपको 100 करोड़ भी दिखाई देगा, क्योंकि 100 करोड़ किसके लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए 100 करोड़ है। और उसमें कंडीशन भी है कि ना 5 साल में उसे 200 करोड़ पे जाना भी है। बट अगर इस सवाल की लैंग्वेज पे हम जाएं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एक नया SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करने के लिए जो RBI बोलता है वो है 200 करोड़। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Which of the following comes under significant meaning of foreign trade? 79, and इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही आएगा। और डी आपको दिखता भी है, फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन इन वन कंट्री डज नॉट इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी। सो गाइस, जब इकोनॉमी की बात होती है तो ये सब तो आपने देखा, एक बार थोड़ा सा पढ़ते हो कि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, वो सब क्या हो रहा है? दे आर मार्कर ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री ओनली। तो डी हमारा हो नहीं सकता, और अगर डी नहीं हो सकता तो हमारे पास ओनली ऑप्शन इज ए, बी एंड सी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर्विसेज की क्या करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 80, करेक्ट आंसर इज टेंजिबल। अगर ये सवाल भी गलत कर दिया तो फिर काफ़ी सैड बात है। ये तो मतलब हर कोर्स में, हर पेपर में, हर जगह आता ही आता है। ठीक है, सो आज आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इनका रैंकिंग बताना है कि कौन सा पहले बना या कौन सा बाद में बना।
हाँ, तो ना ये सवाल भी थोड़ा सा आसानी है, क्योंकि इसमें अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाओगे और आपको एक या दो का भी पता होगा तो भी आप इसमें सही टिक करोगे। फॉर एग्जांपल जो इंपीरियल बैंक है, इसके बारे में आपने शायद पढ़ा भी है कि 1921 में आया, या फिर जो नीचे आपका क्या कहते हैं आरआरबी है, ठीक है, वो भी आपका 1976 में आया। तो उसके हिसाब से जो पहला आंसर है वो है, पहला ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और ए देखिए एक ही ऑप्शन में दिया है, तो काफ़ी स्मार्टली आप इसको कर सकते हो। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जिसमें इंपीरियल बैंक पहले आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, फिर एलआईसी आता है, फिर यूनिट ट्रस्ट आता है, फिर रीजनल रूरल बैंक आता है। सो गाइज CAPM का सवाल अगेन इस बार एज आई सेड की थोड़ा पेपर थोड़ा आसान ही आया है। सो CAPM भी अगेन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या होता है, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इनटू प्रीमियम। और रिस्क प्रीमियम मतलब क्या है, रिस्क फ्री रेट 6% प्लस 1.54 मेरा बीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 9 से, एंड माई आंसर विल कम आउट टू बी 19.86%, विच इज़ माई ऑप्शन ए। CAPM का सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस क्वालिटेटिव रिसर्च का सीक्वेंस क्या है। अगेन अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोलता हूँ, तो अगर अगेन गाइस हम आपको ना एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं कि ना UGC निकालने के लिए कॉमर्स में अच्छे चीज़ों को समझना तो ज़रूरी है, उसके बाद भी कभी कभी आपसे सवाल गलती हो सकता है, बिकॉज कि वाई, क्योंकि वो किसी बुक से उठा के चिपका के हमेशा सवाल मिलता है। कभी UGC अपनी तरफ से एक भी सवाल नहीं बनाता, इतने हम पिछले 10-11 साल से देख रहे हैं, किसी न किसी किताब से वो चिपका के वो लोग दे देते हैं। तो ऐसे में एक दो सवाल गलत भी हो जाता है, उससे हताश होने की जरूरत नहीं है, वो आपकी गलती नहीं है, वो पुअरली फ्रेम्ड क्वेश्चन है जो कई बार UGC बना देता है, ठीक है। सो गाइस अगर हम इस वाले को देखें, क्वेश्चन नंबर 83, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 विच इज़ BACED। तो आइडेंटिफाइंग रिसर्च टॉपिक सबसे पहले करेंगे, फिर लिटरेचर का रिव्यू करेंगे, फिर सिलेक्शन ऑफ पर्पस एंड पार्टिसिपेंट, हम लोग सेटिंग द पर्पस एंड पार्टिसिपेंट करेंगे, फिर डेटा कलेक्शन करेंगे, और फाइनली जब सब हो जाएगा तो हम अपनी रिपोर्ट लिख देंगे, ठीक है। अब गाइस कई बार ऐसे भी होता है, जो एक्चुअल रिसर्च होती है उसमें रिसर्च का पहले भी तुम रिव्यू करते हो, फिर अपना टॉपिक फाइनलाइज करते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या उस पर किस पे में काम करना है। तो ए भी आगे पीछे भी हो सकता था, और अगर वो कर दो तो फिर ए आंसर भी हो सकता था, बट नेवरदलेस इस केस में डी के साथ ही जाते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गाइज, जीरो लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, और एक रिवर्स फ्लो भी होता है। कोटलर से सवाल उठ के आया, देख लेना। सो A, B एंड D जो कि हमारा दिया है ऑप्शन 3 में। आगे बढ़ते हैं। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, ये भी सवाल इतनी बार पिछले सालों में आ चुका है। करेक्ट आंसर इज A, ABC विच इज रैशनैलिटी, सुटेबल यूनिट्स एंड कार्डिनल यूटिलिटी, एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, इसमें आएगा हमारा A, ठीक है। एंड लेट्स गो टू नाउ क्वेश्चन नंबर 86 जो कि मीता मैम हमें बताएंगी। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का आपका पार्ट है ये। फ्री कॉन्सेंट के बारे में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट फ्री कॉन्सेंट व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो फ्री कॉन्सेंट कब नहीं होगा, जब कोअर्जन होगी, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, फ्रॉड होगा, या मिस रिप्रेजेंटेशन। सो बेलमेंट हैज नथिंग टू डू विद द ऑब्टेनमेंट ऑफ फ्री कॉन्सेंट। तो आंसर होना चाहिए सी, ठीक है। ठीक है, ये भी आपका एकदम स्टैंडर्ड सवाल है जो सर्विकल से पूछा गया है, और ये नेचर, ये फाइनली जो सर्विकल मॉडल में आते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस, अश्योरेंस या एम्पैथी या टेंजिबल, इनका सीधा सीधा जो परिभाषा होता है वही आपको लिस्ट 2 में देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सुगम कौन सी ITR है, ITR 4 है आपकी, ठीक है। So under which section of the CGST 2017 the provisions of input tax credit has been provided? तो अगर input tax credit देखें तो ये chapter 5 of CGST Act 2017 में provided है, और इसमें section numbers जो covered हैं वो section 16 से section 21 है। तो बहुत straightforward question है ये भी।
सो गाइज परचेज कंसिडरेशन के मेथड बताने कौन कौन से हैं। परचेज कंसिडरेशन कहाँ आता है, जब आप पढ़ाई करते हो मर्जर एंड एक्विजिशन वाले चैप्टर में, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो मेथड दिए हैं, लमसम मेथड, नेट एसेट मेथड ये भी होता है, टोटल पेमेंट मेथड भी होता है। अब जनरली बुक्स में थोड़ा नाम बदल जाता है, जैसे लमसम तो आपको मिल जाएगा, नेट एसेट ही मिल जाएगा। अब टोटल पेमेंट मेथड यूजुअली नहीं मिलेगा, लेकिन इसका दिस इज सेम एज नेट पेमेंट मेथड होता है, ठीक है। तो नेट रियलाइजेशन कुछ नहीं है, और एक स्वैप रेट मेथड भी है, इसको भी ठीक से लिखना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था स्वैप रेशो मेथड, न कि स्वैप रेट मेथड, लेकिन ठीक है, लेट्स गो विद दिस। और हमारा आंसर हो गया ए बी सी एंड ई, एंड देयरफॉर 4D इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इनकम टैक्स का सवाल है। तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, HRA एग्रीकल्चर इनकम वगैरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सेक्शंस पूछे हुए हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, ये इसका आंसर हम पहले देख लेते हैं। 91st का जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, A4। A4 मीन्स एग्रीकल्चर इनकम आपका रिलेट्स टू दिस सेक्शन 10(1), ठीक है। एंड देन B3 एंड दिस इज योर B एंड C1, ओके। एंड HRA इज योर 13A, ठीक है, 10(13)A, और प्रोविडेंट फंड इज सेक्शन 10(11), ठीक है। तो ये ए आंसर है इसका। बैलेंस ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज टू बी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कंपनीज एक्ट 2013 से क्वेश्चन उठ के आया है, सेक्शन 52 है, और इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसको नहीं यूज कर सकते हैं, बाकी सबके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नॉट है यहाँ पर, द बैलेंस ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं यूज कर सकते हम इसको, तो सी इसका आंसर है, ओके। अगेन सेक्शंस मैच करने हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है अगेन ए ऑप्शन है इसका, ठीक है। यानी कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 है, एंड देन बेलमेंट गोज विद योर सेक्शन 148, एंड देन फ्रॉड गोज विद योर सेक्शन 17, और डी जा रहा है कोअर्जन इज योर सेक्शन 15, ठीक है। सो गाइस, अब एक चीज़ भी है, हम लोग ना जैसे इस पेपर को कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपको बार बार ऐसे बोल दे रहे हैं कि ये तो बड़ा ही आसान सवाल आया है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ प्रिपरेशन को गाइस अंडरमाइन कर रहे हैं। सो जब हम बोलते हैं ना कि आसान पेपर आया, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि पिछले सालों के मुकाबले में जो पेपर जब से, सो गाइस हम लोग यूजीसी नेट पिछले 10 साल से देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले सीबीएसई का पेपर आता, पहले यूजीसी करता था 2013, 14, 15 में, बिल्कुल आसान सवाल। इनफैक्ट आप उन सवालों को करोगे तो उससे कुछ वैल्यू नहीं मिलता है, ठीक है। फिर पेपर ना सीबीएसई ने टेक ओवर किया 17-18 के आसपास, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल उससे बढ़ा। फिर उसके बाद एनटीए ने इस पेपर को टेक ओवर किया, और फिर एनटीए ने मतलब काफ़ी अच्छे पेपर बनाए, मतलब आई एग्री विद दैट, काफ़ी ना मतलब कठिन बनाने के लिए पेपर बनाए, इसलिए जेआरएफ लोगों का 55% पे भी लोगों का जेआरएफ पास हुआ है जब एनटीए का पेपर था। अब पहली बार जब से पेपर बेस्ड ये अब हुआ है जून 2024 में, तो डेफिनेटली ये वाला पेपर पहली बार से आसान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उठ के यूजीसी नेट निकाल देगा। इसका मतलब है कि पढ़ाई तो अब भी करनी पड़ेगी और उतनी ही करनी पड़ेगी, पर जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो रिलेटिवली पिछली बार के आसान है। तो इसका सिर्फ इतना ही मतलब समझा जाए कि कट ऑफ ऊपर जाएगा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं समझा जाए कि कुछ आप छोड़ सकते हो या आसान हो गया है, या कोई आप एक सुपर फास्ट कोर्स कर लोगे 2 घंटे में आप जेआरएफ निकाल दोगे, ये सब इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि पिछले साल के मुकाबले में आसान हो गया। दूसरा, जब हम बार बार आसान है बोलते हैं, इसका मतलब एक ये भी है कि ना सवाल रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले 15 साल का एक सवाल अपने हाथ से किया हुआ है, और हमारे पास पूरा वो मतलब जैसे वो पूरा पेपर भी अवेलेबल, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें, क्योंकि हमें सवाल ना हमें सवाल देख के याद आ जा रहा है कि ये सवाल कब आया कब नहीं आया। इनफैक्ट आई थिंक हमें एक ऐसा भी वीडियो करना चाहिए, एंड आई रिक्वेस्ट अभिनव सर कि वो इस पर थोड़ा ध्यान दें
एक हमें ऐसा वीडियो करना चाहिए कि ये जो सवाल है ये पिछले सालों में किस साल में और कौन से पेपर से उठ के आया है, शायद उससे लोग थोड़ा सीरियस हो जाएं और पिछले सालों के पेपर को थोड़ा इज्जत देना शुरू कर दें। तो अभिनव सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे इस पर वो विचार करें, ठीक है। सो गाइज विद दैट नोट शुरू करते हैं एंड आगे देखते हैं कि हमारे क्या क्या सवाल हैं जो कि हमें अभी देखने हैं, ठीक है। सो गाइज आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली के मॉडल कौन कौन से हैं? सो गाइज अपने मॉडल हैं कार्नोट मॉडल, उसके बाद है अपना एजवर्थ मॉडल और उसके बाद है बर्टांड मॉडल। ये 3 मॉडल हैं नॉन कोलिजिव के। जो प्राइस लीडरशिप है वो एक कोलिजिव वाला ही मॉडल है कि मतलब आपस में मिलजुल के जो कार्टेल बना के अपना गेम करते हैं। प्राइस लीडरशिप और मार्केट शेयर तो आपको समझ में आता ही है नाम से ही कि उनको मिल के ही 2 फर्म है वो कैसे अपना काम करते हैं। सो दिस आर कोलिजिव मॉडल, देयरफॉर ए, सी एंड डी, जो कि हमें दिया है ऑप्शन 3 में, विच इज सी। आगे बढ़ते हैं गाइज, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अच्छा इनकम टैक्स का है तो मीता मैम जरा देखना इसको। तो which of the following exemptions or deductions will not be available if the assessee opts to be taxed under section 115 BAC? तो 2024-25 assessment year से related क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये जो 115 BAC पूछा था आज से 2-3 साल पहले पूछा, 2-3 साल फाइनेंस एक्ट में डाला गया था ये, है ना। इसमें यह है कि अगर आप 115 BAC में फाइल करते हो अपनी रिटर्न तो आपको मेजरली सारी एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, और उसमें जो मिनिमम एलिजिबल टैक्स है, जो कि जिस मिनिमम एलिजिबल इनकम है जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, वो लिमिट बढ़ा दी गई है ना। तो अब इसमें सिर्फ हमारे को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, बाकी कोई भी डिडक्शन 115 BAC में हमें अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा अकॉर्डिंगली A, B, D एंड E, विच इज कैपिटल C। सो गाइज अब आते हैं अगले सवाल पे, जो कि आया है किस टॉपिक से? मैनेजरियल स्टैट्स टॉपिक से। उसमें कौन सा टॉपिक है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर कौन सा सब टॉपिक है? पॉइंजो डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइस पॉइंजो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर इस सवाल को देखेंगे सो हमें क्या निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 4 कस्टमर विल अराइव। सो हम इसको गाइस कैसे करते हैं कि मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी कि मेरे 4 ही कस्टमर आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर ऑफ कस्टमर का क्या फॉर्मूला है? म्यू की रेस टू पावर एक्स ई रेस टू पावर माइनस म्यू डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, म्यू की वैल्यू क्या है वो मुझे दी है सवाल में, विच इज़ 2 कस्टमर। सो 2 रेस टू पावर 4 ई रेस टू पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। सो दे रेस टू पावर 4 कितना होता है? 16 इंटू ई रेस टू पावर माइनस 2 हमें दिया सवाल में 0.1353, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। इसको अगर तुम सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा ऑप्शन बी 0.0902। Arrange the following phases of investment. So guys again एक बार खुद से इसको पढ़ लीजिएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 BCADE। आगे बढ़ते हैं कि कब कौन सा बना था, अभिनव सर बताएंगे हमें। हाँ, तो अगेन ईयर से रिलेटेड ये सवाल है, और जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है 1948 में है। अभी इस पेपर में इसका शायद तीसरी बार जिक्र है। WTO जिसने रिप्लेस किया वो आपका क्या कहते हैं 1995 के अराउंड आया। UNCTAD 1960s में आया, एंड देन ये गवर्नमेंट की स्कीम से जो 2010 से वाले डेकेड के अराउंड आया है। तो उससे हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन बॉम्बे, विच इज A, C, B एंड D। हाँ, तो अगेन ये भी काफ़ी ही स्टैंडर्ड और पॉपुलर मॉडल है, विच इज़ EPRG मॉडल। और ज़रूर अगर आपने OB या IB या कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आप इस टॉपिक से गो थ्रू करेंगे। एंड अगेन सीधा सीधा जो मतलब था वही इसमें पूछ लिया गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज ए का 2, यानी एथ्रोसेंट्रिक अप्रोच में हो गया कि डोमेस्टिक कंपनीज व्यू फॉरेन मार्केट एज एन एक्सटेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। पॉलीसेंट्रिक आप जानते हैं जहां पे ऑटोनॉमी थोड़ी दी जाती है, तो बी का आपका 1 हो जाएगा। सी का 4 यानी कि रीजियोसेंट्रिक में सब्सिडरीज कंसीडर रीजनल एनवायरनमेंट फॉर पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। अब अगेन देखिए हम ना कॉमन सेंस अवेयरनेस की बात जरूर करते रहते हैं। यहाँ पे रीजनल वर्ड दे दिया और रीजियोसेंट्रिक दे दिया तो ऑब्वियसली देयर इज अ मैच जो सेम हो सकता है, तो वहां से भी आपने इन चीजों को डिकोड कर सकते हैं। एंड देन फाइनली जियोसेंट्रिक यानी कंपनी व्यू द एंटायर वर्ल्ड एज अ सिंगल कंट्री। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन 99 का है आपका ऑप्शन ए।
In which book Alfred Marshall has for the first time used the terms of trade? तो basically Principle of Economics काफी ही popular book है ये Alfred Marshall की. उन्होंने terms of trade का word use किया था in Principle of Economics. तो B इसका right answer हो गया. हाँ, अरेंज द मार्केट लॉजिस्टिक्स डिसीजन इन प्रॉपर सीक्वेंस बिगनिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. तो सीधे सीधे कॉटलर का जो 14th एडिशन जो किताब है वहाँ से ये सवाल पूछा गया है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज ए सी बी एंड डी. यानी कि ए आपका पहला, उसके बाद वेयर हाउसिंग, ए सी बी, बी इन्वेंट्री और चौथा आपका ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है. हाँ, अगेन ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है. प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो हम मार्केटिंग में पढ़ते हैं वहां से ये सवाल है और सीधा सीधा आपको इसका मैच लगाना है. मार्कअप प्राइस का मैच सीधा सीधा एडिंग स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट से आ जाएगा. तो ए का 2 हो जाएगा. ए का 2 यहाँ भी दिया है, ए का 2 यहाँ भी दिया है. और उसके बाद टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग क्या होती है? रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड रहती है. यानी कि ऑप्शन बी का 1 हो जाएगा विच इज स्टार्टिंग विद रेट ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्टिव एंड देन सेटिंग प्राइस दैट विल यील्ड डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. तो अगर मैं यहां से ही रुक जाऊं और मुझे पता चल जाए कि ए का 2 है और बी का 1 है तो मैं इसका सीधा सीधा सी लगा सकता हूं. तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और सी पे मैं टिक करके आ जाऊंगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाँ, Which of the following income from house property is not charged to tax? तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें अगर आप ऑप्शन देखो तो फार्म हाउस की जो होती है वो नॉट चार्जेबल होती है. प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस अगेन ये भी एग्जाम्प्ट होती है. मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, एक बार इसको छोड़ देते हैं. पैलेस ऑफ एक्स रूलर, इट शुड बी पैलेस नॉट प्लेस. ठीक है, पैलेस ऑफ एक्स रूलर वो भी एग्जाम्प्ट होता है और हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इससे भी जो इनकम है वो आपकी एग्जाम्प्ट होती है. तो ये जो सी है मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस तक आपको एग्जाम्पशन मिलती है. मोर देन अगर आपके पास 2 होंगी तो आप एग्जाम्प्टेड नहीं हो. ठीक है, तो सी इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा. तो इसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर होना चाहिए डी. ठीक है, ए बी डी एंड ई. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of the other or others, so that is called a voidable contract. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं voidable contract. आंसर है सी. ठीक है, ये भी काफ़ी आसान सवाल है. अगर आपने वो भी पढ़ा है तो आप इन सारी थ्योरी से गो थ्रू करे हैं. मोटिवेशन वैसे भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है पढ़ाई के हिसाब से भी एंड देन एग्जाम के हिसाब से भी. तो नीड हायरार्की थ्योरी, एब्रॉव मैस्लोस की जो 5 नीड है हम सब जानते हैं. तो ए का आपका 3 हो जाएगा जो कि यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है. जो आपका ERG थ्योरी है वो क्ले एल्डरफर की है और बी का 1 हो जाएगा तो बी का 1 यहाँ हो जाएगा. ठीक है, सी साइको एनालिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्रीड की है वो है, सी का 2 हो जाएगा. एंड देन फाइनली 2 फैक्टर थ्योरी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा डी का 4. यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. Who has defines economics as science which studies human behavior as a relationship between ants and cats means which have alternative uses? तो ये इकोनॉमिक्स की डिफाइन करी है रॉबिन्स ने, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. हाँ, अरेंज द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय अ बिजनेस फर्म इन लास्ट टू फर्स्ट ऑर्डर. देखिए ये भी ना अपने आप में आसान सवाल है बट इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि उन्होंने कर दिया है लास्ट टू फर्स्ट ऑर्डर. यूजुअली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम पहले से आखिरी में जाएं और उसी हिसाब से देखें, बट यहाँ पे सीधे सीधे उन्होंने लिख दिया लास्ट टू फर्स्ट ऑर्डर और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी विच इज बी डी ए एंड सी. अब देखो जो बात हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, ये वाला सवाल अगर हम देखते हैं जो स्टेप्स हैं जो आंसर की जो आएगा है ना, सबसे पहले अगर मैं लास्ट से शुरू में जा रहा हूँ. ठीक है, सबसे पहले सी डिटरमिनिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी. उसके बाद एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स, ये भी यहाँ तक भी ठीक है. उसके बाद ई की असेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्टरनेटिव, यहाँ तक भी ठीक है. उसके बाद चूजिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, यहाँ तक भी ठीक है. ठीक है, उसके बाद परफॉर्मिंग सेंसिटिव एनालिसिस. अब गए सेंसिटिविटी एनालिसिस सबसे बाद में करने का फ़ायदा क्या है?
अगर तुम डिसीजन मेकिंग में हो और तुमने डी में अपना बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर लिया तो फिर सेंसिटिविटी ऑब्वियसली कंट्रोल प्रोसेस के तहत हम कर सकते हैं या फिर बाद में रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल स्टेप्स हैं उसमें तो सेंसिटिविटी एनालिसिस पहले ही होना चाहिए, देन ओनली इट मेक सेंस। सेंसिटिव एनालिसिस क्या होता है कि एक वेरिएबल को बदल के हम देख लेते हैं कि बाकी पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। सो आइडली तो दिस आल्सो स्लाइटली पुअरली फ्रेम्ड, पर ठीक है, अब जो भी है, जिस देश में रहते हैं उसी के आंसर की हमें जाना होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब गाइज ये जो सवाल है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज बतानी है, अब ये ना ठीक से लिखा नहीं है एक्चुअली, लिखा नहीं इन द सेंस कि आई मीन फॉर एग्जांपल अगर तुम ऑप्शन बी देखो, इट डजंट मेक एनी सेंस। एक ही तो चीज़ है, ऑप्शन बी देखो, सिग्मा एक्स माइनस के इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस के। हमने सवाल का प्रिंट अच्छे से देखा भी है, जो पेपर में 2-3 पेपर में देखा है, और उसमें बिल्कुल सेम ही था, तो बी डजंट मेक एनी सेंस। सो इसका आंसर की तो हम आपको कुछ बता ही नहीं पाएंगे। आइडली तो शायद ये सवाल ड्रॉप हो जाना चाहिए जहाँ तक हमारा अंदाजा है, पर इस सवाल का सेंस क्या है अगर उसके हिसाब से की हम ढूंढने की कोशिश करें तो उस पर हम आ जाते हैं। सो गाइस ये सवाल है कि हमारा जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन है या नहीं है, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल है या नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है, और इसका मैं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ, अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन भी है और इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल भी है। इसका मतलब क्या है कि जिस डेटा का मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, अगर उसमें मैं कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, सब में एक कांस्टेंट क्वांटिटी में ऐड कर देता हूँ, तो तब मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन सेम ही रहेगा। तो उस वाली बात को अगर दिमाग में रखें तो ए हमारा एक आंसर बन जाना चाहिए, ठीक है, कि सब में वो जोड़ा तो तब भी सेम रहा। दूसरा, अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो तब भी मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन वही बन जाना चाहिए। इसका मतलब ई भी मेरा आंसर उस हिसाब से हो जाना चाहिए, ए और ई, ठीक है। तीसरा क्या, अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है गाइस कि 1/, मतलब x से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि मैं डिवाइड कर लेता हूँ 1/x से, एक ही चीज़ है। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो आइडियली क्या होना चाहिए था स्टैंडर्ड डेविएशन केस में, इसको अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो मेरा बन जाना चाहिए था, मेरा जो है ये ओनली। इसका मतलब सी मेरा हो गया गलत। अब जहाँ तक सब्ट्रैक्ट है उसका बिहेवियर भी मल्टीप्लाई वाला है। इसका मतलब एक वो करेक्ट क्या हो सकता था, अगर माइनस के लिखता एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये मेरे ठीक होते, अगर मतलब होते तो। वाई? बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एज वेल एज चेंज ऑफ ओरिजिन। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर ए और ई तो पक्का ठीक है, लेकिन वो हमारा दिया ही नहीं हुआ है। सवाल भी काफ़ी, आई थिंक वो बी को ना शायद ये लिखने की कोशिश कर रहा था, बी में उसने मिस टाइप कर दिया माइनस के, तब मेरा बी ठीक हो जाता। अगर बी में जो ये वाला पोर्शन है, अगर यहाँ वो गलत टाइप नहीं करता, ये वाला इसको हटा देता तो मेरा बी फिर ठीक हो जाता। और फिर ए बी ई आंसर है कोई? ए बी ई तो आंसर ही नहीं है। तो एनीवे आप मोटा मोटा आप सारी बातों को समझ गए। स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी क्या है, जो ए में लिखा है, जो ई में लिखा है, और जो मैंने ब्लू कलर में 2 लिखे हैं, ये मेरे होने चाहिए थे। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। सो मोस्ट ऑफली वाला सवाल ड्रॉप होना चाहिए, बाकी एनटीए महान है, कई बार अपनी गलती मानता भी नहीं है। Which of the following are qualitative credit control method? इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी में, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में जब पढ़ते हैं तो उसके 2 तरह के मेथड है मॉनेटरी के, क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव, ठीक है। और तो इस वाले केस में, इस वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए बी ई, ए और बी और ई, तो ए बी ई ये मेरे जो तीनों हैं दे आर क्वांटिटेटिव, और जो बाकी 2 बचे सी ऑन डी दे आर क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, उसने पूछा है क्वांटिटेटिव कौन से हैं, ए बी एंड ई, एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो गाइस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अजम्पशन पूछा है। हाँ,
तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा है, उसके अजम्पशंस कि ये जो होता है, तो अब प्रोडक्ट को अगर हम लाइफ साइकिल के टर्म्स में देख रहे हैं तो हमने कुछ अज्यूम किया होगा, उन अजम्पशंस के बेसिस पे ही हम प्रोडक्ट को लाइफ साइकिल के बेस पे देख सकते हैं एंड देन एनालाइज कर सकते हैं कि अलग अलग स्टेजेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये 5 अजम्पशंस होते हैं जिसमें से 3 यहाँ पर दिए गए हैं। गिव मी अ मिनट। हाँ, तो 110 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, विच इज ए, बी एंड ई। यानी कि ए एक अजम्पशन है जहां पे हम लिमिटेड लाइफ रखते हैं, बी एक है जहां पे प्रोडक्ट सेल्स पास थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेजेस, एंड देन ई है जिसमें प्रॉफिट एंड राइज फॉल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द साइकिल। तो डी इसका राइट आंसर है। सो गाइज अगेन स्टैट्स का सवाल है। अर्थमेटिक मीन दिया है, हार्मोनिक मीन दिया है और 2 नंबर बताने। अर्थमेटिक मीन अगर मेरे नंबर ए बी हैं, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 16। और हार्मोनिक मीन का मतलब क्या है कि 2ab ओवर a प्लस बी इक्वल टू, सॉरी ऊपर वाला 18 है तो ये 16 है और ऊपर वाले को मैं लिख देता हूँ काट के 18। अगर आप इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके आ जाएगा, a की वैल्यू आएगी 24 और b की वैल्यू आएगी 12 और मेरा आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे वर एस्टैब्लिश्ड। तो अब क्या है, अगेन देखिए इस टाइप के सवाल कई सारे देखने को मिले। अगेन ये किस ईयर में आए उसके बारे में पूछा है। इसका करेक्ट आंसर है ए, विच इज ए, सी, ए, बी एंड डी। अब आप देखिए अगर ई जो है जो कि 1971 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था या एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो उससे आप ना पूरा आंसर निकाल लोगे क्योंकि ई ऑप्शन कहीं और दिया नहीं है, इसीलिए इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। और ई सबसे पहले है, फिर उसके बाद सी है विच इज़ एग्जिम बैंक, फिर आपका ए है विच इज़ नाबार्ड, फिर आपका बी है विच इज़ एनएचबी एंड लास्ट में 1990 में बनाया आपका सिडबी। ठीक है, तो ए इसका आंसर है। सो एनपीवी मेथड के बारे में पूछा है कि एनपीवी सारे कैश फ्लो को कंसिडर करता है, बिल्कुल करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को करता है, बिल्कुल करता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद जो एनपी की खास बात होती है वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एनपीवी एक प्रोजेक्ट ए का है, जो एनपीवी जो प्रोजेक्ट बी का है। तो एनपीवी अगर एक कंपनी 3 प्रोजेक्ट कर रही है ए बी सी, सो तीनों के एनपीवी को तुम ऐड कर दोगे और वो पूरे कंपनी का एनपीवी आ जाएगा। या इसका सिंपलर वर्जन भी होता है, वो क्या है कि हर एक इंडिविजुअल कैश फ्लो का जो एनपीवी है दैट इज इक्वल टू एनपीवी ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल। एनपीवी की हर एक किताब में दिया होता है। तो करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड डी, विच इज माई ऑप्शन डी। Which one is true with regard to working capital? So guys, aggressive approach और 2 एक्सट्रीम होते हैं। So guys, एक ये अपना है कंजर्वेटिव अप्रोच, CONSERVATIVE, एक होता है अपना एग्रेसिव अप्रोच। ठीक है, वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में हम इसको अच्छे से समझ के हम लोग करते हैं। ठीक है गाइज, तो कंजर्वेटिव में हमारे अपने पास खूब सारा लिक्विडिटी है, ठीक है, और इसमें हमारे पास लेस लिक्विड और लेकिन यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी कम है कंजर्वेटिव में। ऑन द अदर हैंड एग्रेसिव में लिक्विडिटी कम है पर यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। बाकी आप क्लास में इसको अच्छे से पढ़ोगे। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये तो पेपर 1 के लिए भी आप लोग पढ़ाई करते हो, इसमें ज़्यादा बताने को नहीं है, तो जल्दी से स्किप करते हैं। 115 का ऑप्शन ए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स विच आर गिवन इन द ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल हमें ठीक से दिया हुआ है। प्रोविडेंट फंड एक्ट के बारे में इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। 1925 प्रोविडेंट फंड एक्ट के साथ क्या एस्टैब्लिश हुआ था? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, 117 क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, लिखा ही हुआ है सामने। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। तो सेक्शन वाइज हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले आएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, देन हमारा आर्टिकल्स का सेक्शन आ जाता है और देन हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का दिया हुआ है और 25 ऑनवर्ड्स हमारे प्रोस्पेक्टस वाले सेक्शन शुरू होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड देन योर प्रोस्पेक्टस, ठीक है।
ओके इसमें हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टेप्स को अरेंज करना है सीक्वेंस में। तो हम सबसे पहले किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कैसे स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको मेजर करते हैं। ठीक है, बी से स्टार्ट होता है हमारा, और इसका आंसर है, पहले तो ऑप्शन बता दूं मैं आपको, सी ऑप्शन है। ठीक है, और उसके बाद कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होने के बाद, मेजर होने के बाद रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम उसको क्लासिफाई करते हैं एंड देन वी समराइज इट एंड फाइनली वी इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। ठीक है, हाँ। So particular combination of product is price, the method of promoting it and the ways to make the product available to customer is well, आप ये स्टेटमेंट अगर आप फिर से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, जो शायद मार्केटिंग की पहली क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, यानी आपका ना मार्केटिंग मिक्स। सी इज द राइट आंसर। सो गाइज, ये बात किसने कही थी कि बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? सो दिस वाज गिवन बाय मार्शल, विच इज ऑप्शन डी। रेवेन्यू का, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का जब स्ट्रेट लाइन होती हैं तो एम आर कर्व विल कट द डिस्टेंस। थोड़ा ये टाइपिंग में हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया, पूरी लाइन दोबारा बोलता हूँ, ये क्या होना चाहिए? एम आर कर्व विल कट, एम आर कर्व विल यह होना चाहिए, विल कट द डिस्टेंस बिटवीन ए आर एंड वाई एक्सिस इन द लाइन। सो गाइस, यहाँ हो क्या रहा है एक बार समझ लो। ठीक है, तो अपना जो अपनी जो है ये मेरी ए आर कर्व है, ए आर। ठीक है, और एम आर को मैं लाल से दिखा देता हूँ, ये मेरी एम आर कर्व है। ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन है। अब ये एम आर कर्व ए आर और वाई एक्सिस जो कहाँ काटती है? बिगिनिंग में काटती है, नियर द बिगिनिंग, एट दिस पॉइंट। Therefore, correct answer is option B. Next one, which of the following element of consumer, which of the following is not a key element of consumer psychology and pricing? So guys, इसमें जो रेफरेंस पॉइंट है, इमेज प्राइसिंग है, प्राइसिंग क्यूज है, ये सारे ही कंज्यूमर के माइंड के साथ हम गेम करने की कोशिश करते हैं प्राइसिंग के केस में, एक्सेप्ट प्राइस इंडिफरेंस बैंड। प्राइस इंडिफरेंस बैंड क्या होता है? कि वो नैरो बैंड जिसके बीच में कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टू प्राइस। फॉर एग्जांपल, मैं बात करता हूँ कि अगर कोई मान लो मैं कोई घड़ी खरीदने गया और फॉर एग्जांपल इस घड़ी के लिए 30,000 से 32,000 के बीच के जो 2,000 का रेंज है ना, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टू दिस रेंज। सो इस रेंज को बोलते हैं प्राइस इंडिफरेंट बैंड। तो जहाँ है इनडिफरेंट वहाँ तो वैसे ही इट डजेंट मैटर कि क्या साइकोलॉजी और क्या वो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अलग अलग थ्योरी और उनके वो दिए हुए हैं कि ये वाली थ्योरी किसने दी थी। सो गाइस अगेन एंड काफ़ी प्रोमिनेंट नाम है और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। और इसमें मुझे ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, आप लोगों को, आप सब लोग विद्वान हो। कंपनीज एक्ट के लिए, हाँ मीता मैम, या हाँ, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेक्शन 3 में फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? 7 or more persons where the company formed is to be a public company, ये भी सही है। 2 or more persons for a private company, ये भी करेक्ट है। 1 person for OPC, that is 1 person company, that is also correct। तो ये करेक्ट नहीं है। 5 or more persons where the company formed is to be public। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सी है? ABC, which is C। ठीक है, Which of the following has given net income approach? So guys, net income approach किसने दिया था? श्रीमान डेविड ड्यूरेंट ने दिया था, which is my option A। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, किसने कही ये वाली बात? MP फोलेट ने। हालांकि ना कुछ बुक में एक दूसरा नाम भी दिया हुआ है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है हारोल्ड कुंड्ज। इनफैक्ट कोई बुक है कोई मनीष दुबे की, उन्होंने ऐसे दिया हुआ है, जो कि अब पता नहीं हारोल्ड कुंड्ज ने किया या मनीष दुबे जिन्होंने भी किया है। एक्चुअल आंसर MP फोलेट ही है इसका। तो मीता मैम बताएंगी इसका? हाँ, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। तो जब भी ऐसी बेलमेंट होती है विच इज़ इन विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ अ डेट टू परफॉर्म अ प्रॉमिस, दैट इज कॉल्ड अ प्लेज। इसको प्लेज बोलते हैं। ठीक है,
सो गाइज प्रोबेबिलिटी का सवाल है कि क्या प्रोबेबिलिटी है हमने कार्ड उठाया वो या तो किंग हो या वो रेड कार्ड हो। सो गाइज टोटल कितने कार्ड होते हैं 52। किंग कितने हैं 4। रेड कार्ड कितने होते हैं 26। कोई ऐसा भी है जो किंग भी और रेड भी है, ऐसे होते हैं 2। तो मतलब ये कि 26 और 4 30 में से 2 गए 28/52। और इसको मैं 7 से नहीं 4 से कर लेता हूँ 13 7 करेक्ट आंसर हो गया 7/13 विच इज ऑप्शन डी। सो गाइज अभी हमारे ना अप्रोक्सीमेटली 20 सवाल बचे हैं सिर्फ। सो मैं आपको एक ना छोटा सा चीज़ दिखाना चाहता हूँ एंड लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू शो यू द वंडरफुल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पेरिटस। ठीक है, सो गाइज जैसे ही आप ह्यूमन पेरिटस के साथ अगर आप एनरोल करते हो, ठीक है, एंड हमारे साथ जो कॉमर्स कोड 08 के लोग हैं वो कैसे तैयारी करते हैं वो आपको मैं एक मिनट दिखाता हूँ। सो लेट मी गो इनटू कोड 08। ठीक है, और कोड 08 में अगर मैं जाता हूँ COD एंड वंस वी लॉग इन लाइक दिस। ठीक है, और इस तरह ना आपका पूरा कोर्स पेपर 1 पेपर 2 का आपको एक ही जगह आपको पूरा कोर्स आपको दिखाई देता है। इसके साथ में प्रिंटेड बुक्स भी हैं जो आपके मतलब घर जाती हैं। अब आप कोई भी टॉपिक, जैसे कि मैं मैनेजरल स्टैट्स अभी देख लेता हूँ, मैं मैनेजरल स्टैट्स, ठीक है, और आप यहाँ जाके देखोगे अगर, तो फिर ये पूरा अपना कोर्स है मैनेजरल स्टैट्स का। अब किसी भी टॉपिक के अंदर हम चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चला जाता हूँ, चलो किसके काई स्क्वायर और एफ टेस्ट के अंदर चला गया, तो मुझे क्या दिखाई देगा, वहीं जाके काई स्क्वायर की एक बड़ी अच्छी सी क्लास, जिस क्लास में आप पूरा कवर करके अपना टॉपिक को सीखोगे, कवर करोगे। देखो ये काई स्क्वायर की पूरी क्लास है, ठीक है, और जैसे ही आप इस क्लास में कवर करोगे, ठीक है, अब सिर्फ इतना ही नहीं, काई स्क्वायर का पूरा कंटेंट भी। सो गाइस, और ये एक यूनिक बात है ह्यूमन पेरिटस की कि शायद वीडियो क्लासेस आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगी, लेकिन साथ में फिर क्लास के बाद आपको किताब तो पढ़नी पड़ती है। इस केस में आपको कोई किताब ही नहीं खरीदनी है, बस इसको गो थ्रू करना है, और इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई PYQ कुछ नहीं छूना है। उसके बाद जितने सवाल भी हैं पिछले सालों के आए हैं, उसके बाद क्विज़ है, वो अटेम्प्ट करने के लिए जो भी सवाल है, जैसे UGC नेट मैनेजमेंट में 2013 में आया, यहाँ सवाल और सवाल विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वहीं उसको समझ भी लीजिए इस तरह। सो इसका मतलब काई स्क्वायर के जितने भी सवाल आए, वो सारे सवाल कौन से साल में आया, कैसे आया, और 2009 से 24 तक सारे सवाल आपको एक ही जगह मिलेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट और वो सब तो है ही। तो इस तरह का ये पूरा कोर्स एक बना हुआ है, और इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई PYQ कुछ भी आपको छूना नहीं है। और यहाँ एक वंडरफुल चीज़ भी है, यहाँ जाके आप सीधा सर्च कर लो, यहाँ जाके आप कोई भी चीज़ आप सीधा सर्च कर लो, और सीधा आप वहीं चले जाओगे जहाँ मतलब कोई भी आप टॉपिक है, कोई भी आपको कोई भी मतलब कीवर्ड है, और सीधा आप उसी सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए आप सीधा वहीं चले जाओगे। यहीं से सीधा आप उसको सर्च करके वहीं जा सकते हो, कोई भी कीवर्ड, पेपर 1 पेपर 2 कहीं भी आप एकदम सीधा यहाँ से आप जा सकते हो। अनदर थिंग, इसमें डाउट का भी बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आप जाओ अपना डाउट लिख दो। जैसे मैं OB का कोर्स खोलता हूँ, यहाँ जाके अपना डाउट शेयर कर दो, विद इन 1 वर्किंग डे समबडी विल गेट बैक टू यू, और आपका वो डाउट क्लियर करेगा, या तो चैट से या आपको फ़ोन करेंगे, कैसे भी। तो खुद से पढ़ाई करते रहो, कहीं कुछ जाने का नीड नहीं है, कोई डाउट है तुरंत लिखो, विद इन 1 वर्किंग डे समबडी विल गेट बैक टू यू। और जो प्रिंटेड बुक है वो आपके घर आएंगे, उससे तो आप हर चीज़ कवरोगे ही। अब आप लोग से आप ये भी कर सकते हो, टेक अ ट्रायल फॉर 1 डे फॉर फ्री। आप हमारी टीम से कनेक्ट कर लो। कनेक्ट कैसे करोगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको कनेक्ट कर दो, उस पर क्लिक कर दो। दैट विल कनेक्ट यू विद आवर टीम डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप चैट। उससे आप क्लिक कर दीजिए, व्हाट्सएप चैट से कनेक्ट हो जाइए, और हमारी टीम को बता दीजिए, हम आपको 1 दिन का ट्रायल दे देंगे फॉर फ्री, और अपने मन से आप इसका आप देख लीजिए, एंड देन यू विल रियलाइज कि कैसे दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन अगर आपको UGC नेट इन कॉमर्स निकालना है। आप ऐसा भी कर सकते हो, अपना फ़ोन खोलिए, ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट खोलिए, उसके ना नीचे एक ब्लू कलर का लिंक आएगा बना हुआ, उस पर क्लिक कर दीजिए। वो इमीडिएटली ना आपको कनेक्ट कर देगा हमारी टीम से थ्रू द व्हाट्सएप चैट, और आप उस पर कनेक्ट हो जाइए, और उससे भी आप अपना शुरू
कर सकते हो. इमीडिएटली इट विल कनेक्ट यू वाया चैट. जैसे ये मैंने फ़ोन खोला और नीचे कोने में नीचे एक बटन है, उसको क्लिक कर दिया, हरे हरे रंग का बटन है, एंड गेट स्टार्टेड. सो टेक अ ट्रायल फॉर 1 डे और खुद से आप अपना माइंड मेकअप कीजिए. द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, द क्वालिटी ऑफ क्लासेस, द क्वालिटी ऑफ कंटेंट, द क्वालिटी ऑफ PYQ, एवरीथिंग. सो गाइस शुरू करते हैं और बाकी के सवाल हम एक एक करके देख लेते हैं जो कि अभी आए हैं हमारे पेपर में, जो कि हुआ था कब, 18 जून 2024 को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो नाउ वी आर इन दिस क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 1 to 9 और मैं अपने नोट्स देख लेता हूँ. सो गाइज इसमें से कौन कौन से कैरियर पाथ हैं जो रोथवेल और कजान ने बताए हैं. तो इसमें सारी ऑप्शन करेक्ट हैं एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट डी. ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच भी है, कैरियर पाथ भी है, नेटवर्क अप्रोच भी है, लेकिन कैरियर गोल अप्रोच नहीं है. एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. प्रोसीजर ऑफ ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स. सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है. यूजीसी नेट कॉमर्स में तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है. तो अगर हमें नहीं भी पता तो हम कैसे करते हैं किसी भी प्रोसीजर को. ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, लॉग इन, रजिस्टर, वेरीफाइड, डाउनलोड, ई फाइलिंग इनकम टैक्स. तो हमेशा वेरिफिकेशन इज द लास्ट स्टेप. तो वेरिफिकेशन आपका सी कहाँ दिया हुआ है, आपका ए में दिया हुआ है. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपका BADEC आंसर बनता है. आप चेक कर लीजिएगा इसको. रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में पूछा है कि गाइज RRB कब बने थे, 1975 बने थे, बिल्कुल ठीक है. RRB एक्ट 1976 का है, बिल्कुल ठीक है. मिनिमम पेड अप कैपिटल, सो गाइज यहाँ मिस्टेक है, ये ना पेड अप कैपिटल 10 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ है. सर्विस ऑफ RRB इज नॉट इन गोवा एंड सिक्किम, ये बातें बिल्कुल ठीक है. RRB में सेंट्रल, स्टेट और स्पॉन्सर बैंक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 50%, 15%, 35%, ये भी बात ठीक है. तो इसका मतलब सी को छोड़ के सारे ही ठीक हैं और इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन सी. रिडक्शंस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है. तो इसमें हमारे को सेक्शंस ही मैच करने हैं, कुछ इतना वरीसम वाला क्वेश्चन है ही नहीं है ये. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी. ए गोज विद योर 4, दैट इज सेक्शन 80 DD भी मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करता है. 80E हम सबको पता है, इट टॉक्स अबाउट योर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन. और 80GG है वो है आपका विद रिस्पेक्ट टू रेंट पेड, एंड 80GGB है वो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है. Okay, bank overdraft payable on demand should be treated as cash and cash equivalent according to which one of the following accounting standard? ये IND AS 7 के according this is true. ठीक है. ओके, देन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है जिसमें ये भी अगेन CGST 2017 एक्सेस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया हुआ है, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन आया है. तो सेक्शन और चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया. अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज योर चैप्टर 5. सो C गोज विद योर 4. तो C4 आपका B और C में है. वैसे इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन B है. तो आप अकॉर्डिंगली बाकी मैच कर सकते हैं. तो B इसका करेक्ट आंसर है. सो गाइस आगे बढ़ते हैं. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 135 कि चेयरमैनशिप की कमेटी किसकी चेयरमैनशिप में, RM लोतरा जी जो कि RBI के फॉर्मर गवर्नर थे. तो एक कमेटी बनाई थी RBI ने और 1993 में बनी थी. किसके लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बनी थी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो गाइस रिग्रेशन कोफिशिएंट दिए हुए हैं. अरे ये सवाल हमने ठीक से टाइप नहीं किया. तो ये सवाल क्या है गाइस कि 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट दिए हुए हैं. तो एक रिग्रेशन कोफिशिएंट है BYX जो कि है -3/7 और दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट है BXY जो कि दिया हुआ है 6/9, जिसको हमारी टीम टाइप करना भूल गई है, कोई बात नहीं. पूछा क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें पूछा है. सो गाइस कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है √of BXY × BYX. स्टैट्स में हम इसको पढ़ते हैं. तो यहाँ सवाल में हमें ऐसे दिया हुआ, जो ब्लैक में लिखा हुआ सवाल है, जो ब्लू में मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ. तो 3/7 × 6/9 का √ निकाल दो और तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 0.5345. अब 5345 तो यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, तो कौन सा आंसर है. सो गाइस होता क्या है कि जो BYX और BXY का साइन है वही साइन होता है,
क्योंकि सवाल में बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का साइन नेगेटिव में दिया हुआ है, तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगर दोनों पॉजिटिव दिए होते तो आंसर होता ऑप्शन सी। सो आगे बढ़ते हैं गाइज एंड लेट्स लुक एट की सेंसिटिविटी। सो ये रिस्क एनालिसिस हम लोग पढ़ाते हैं, कब पढ़ाते हैं? कैपिटल बजटिंग से अगला चैप्टर है ये, उसमें हम इस चीज़ को करवाते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। अब इसको देख लीजिएगा। अब फॉर क्वेश्चन फॉर 138 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन 3 सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब खास बात ये रिपीट सवाल है। कब से रिपीट है? जो पेपर 17 अक्टूबर 2020 को हुआ था कॉमर्स का, वहाँ से उठाया गया। सेम ही सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग डज नॉट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अपील। ठीक है, बाकी दिखता भी है टेलीविजन, प्रिंट, ऑनलाइन, ये तो मोस्ट पॉपुलर है ही। करेक्ट। आगे, हु हैज गिवन अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट। सो गाइस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे हेनरी फॉयल ने। अगर ये नहीं पता सवाल तो भाई फिर थोड़ा जोर लगाओ, क्या कर रहे हो। अब ये अपने सवाल हैं जो आरसी बेस पे आते हैं और ये बिल्कुल गोल्ड माइन है, इनको तो पक्का ही ठीक कर लेना चाहिए अपना जेआरएफ सिक्योर करने के लिए। एक एक करके आंसर बता देता हूँ। 141 का आंसर है 3, 142 का आंसर है, सॉरी दोबारा से बताता हूँ। हाँ, 141 का 3, 142 का है जी 2, 143 का है 4, 145 का है, अरे ये क्या हो गया, 143 4, ठीक है, और 144 का है। सो तुम एक बार ना दोबारा से बताता हूँ, चलो कहीं मैंने मिस्टेक कर दिया हो। 141 का सी, ठीक है, 142 का बी, ठीक है, 143 का डी, ये भी ठीक है, 144 का है सी, 145 का है बी। अब दूसरा पैसेज शुरू हो गया। 146 का है 4, 147 का है 1, 148 का है 1 और 149 का है 2 और लास्ट सवाल 150 का है, उसका है सी। सो गाइज, एक एक करके हमने सारा पेपर सोल्व किया है। इसमें मजे की बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करने का ना एक बेनिफिट ये है कि दिसंबर 2023 में ये दोनों पैसेजेस मैनेजमेंट के पेपर में रिपीट हुए हैं। ठीक है, वहीं से सेम टू सेम पैसेजेस लिए हैं और ऑलमोस्ट क्वेश्चंस भी सेम है। 90 मतलब 10 में से 9 क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन भी चेंज नहीं किए उन्होंने। तो PYQs करने की क्या इंपॉर्टेंस है, इससे भी हमारे को समझ में आता है। ओके, तो मैम आप कह रहे हो कि पैसेज ही बिल्कुल सेम है, राइट? पैसेज बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 10 में से 9 क्वेश्चन मैंने चेक किया, थोड़ा सा सेकंड पैराग्राफ की इन्होंने फर्स्ट चेंज किया, थोड़ा सा इनिशियल स्टार्ट का बस। सो गाइज, ये अपना कॉमर्स का पेपर था, इसको सिस्टमेटिकली हमने एक एक करके किया है। फिर भी अगर आप किसी भी सवाल से डिसएग्री करते हो, आपका पूरा हक है, आपका पूरा सम्मान है। नीचे आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे, पर अपना रीज़न भी लिख देना। सिर्फ ऐसा मत लिखना कि ए नहीं सी होगा, तो लिख देना कि आपको क्यों लगता है कि ए क्यों नहीं होगा और सी क्यों होगा, या कोई सोर्स है तो वो दे देना। हम अपना ईमानदारी से उसका जवाब भी देंगे और अगर कुछ उसमें हमसे कुछ मिस्टेक होगी तो हम उसको करेक्ट भी करेंगे। सो गाइज, बिफोर आई गो, आप कहीं से भी कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी कोचिंग कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप कॉमर्स में जेआरएफ निकालना चाहते हो तो एक बार ह्यूमन पैराडाइज के साथ आप एक दिन का ट्रायल जरूर लें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट, सिर्फ एक दिन का ट्रायल जरूर लें एंड यू विल सी द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचिंग और कैसे हम कम से कम टाइम में पहली बार में ही आपका हम जेआरएफ पार करवाएंगे। कुछ अभिनव सर आप शेयर करना चाहते हो बच्चों से? तो बेसिकली सर ने बता ही दिया है कि किस तरीके से जो ह्यूमन पैराडाइज का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके थ्रू आपको पढ़ना है। और बेसिकली पढ़ना क्या है, हमारी टीम को कांटेक्ट करके आप एक दिन का ट्रायल लीजिए, अपना देखिए, क्लासेस को देखिए, टॉपिक को देखिए, कंटेंट देखिए और सवाल देखिए। इसके अलावा चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार हमसे रूबरू हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड इन द कमिंग डेज यूट्यूब पे हम कई सारे वीडियोज या फिर कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं या क्लासेज हैं, जो PYQ की इंपॉर्टेंस तो आज हमने खुद देखी ही, इसको हम आगे उसमें डालने वाले हैं। सो दैट इज ऑल फॉर आवर साइड एंड ऑल द बेस्ट। अपने मार्क्स लगाइए एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि हम कट ऑफ की वीडियो के साथ भी थोड़ी दिनों में आपके सामने आ जाएंगे।
ऑल द बेस्ट थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू।